उसके बाद आ जाती है बात कि ये जो है इसमें हमने फॉर्मेशन बतानी थी। फॉर्मेशन के अंदर ना हमने कहना है कि इनर सेल मैस या एम्ब्रियो से बायलैमिनर प्लेट ऑफ सेल्स बन रही होती है। बायलैमिनर प्लेट ऑफ सेल से हमारे पास बायलैमिनर डिस्क बनती है, उसकी दो लेयर्स होती हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और साथ हमने ये डायग्राम दिखा देनी है कि 4 सेल स्टेजेस से पहले विशक बना दें और उसके बाद ये इनर सेल मैस और इसकी डिलेमिनेशन हुई तो हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट बन गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं और उनके 3 वेज ऑफ फॉर्मेशन बताने हैं और एन्यूमरेट करने हैं 5 प्रॉब्लम्स जो कि राइज हो सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी के केस में। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे ट्विंस होते हैं जो कि वन oocyte और वन स्पर्म जो होता है जब वो मिलते हैं तो उसकी वजह से जो ट्विंस बनते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं कि जाइगोट एक बना था और उसके बाद फिर ट्विन फॉर्मेशन हुई। उसके बाद इनकी फॉर्मेशन आ जाती है कितने वेज से हो रही होती है। तो इनकी फॉर्मेशन जो होती है डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो एम्ब्रियो स्प्लिट कर रहा है 2 से 3 दिन बाद स्प्लिट करें आफ्टर द फर्टिलाइजेशन तो वो होगी हमारे पास डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक, क्योंकि उसकी जो डिवीजन हो रही है वो 2 से 8 सेल स्टेज पर हो रही है। इनका अपना अपना प्लेसेंटा होता है। 3 से 8 डेज के अंदर कर रहा होता है तो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक होता है और इसमें जो होता है हमारे पास कॉमन प्लेसेंटा होता है और ब्लास्टोसिस स्टेज पर यहाँ पर डिवीजन हो रही है। और 8 से 13 वाले में जो होती है बायलैमिनर जर्म डिस्क के स्टेज पर डिवीजन हो रही है और इसके अंदर भी प्लेसेंटा कॉमन होता है। और आफ्टर 13th वीक ऑफ द फर्टिलाइजेशन हो तो वो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक कंजॉइंट ट्विंस बनते हैं, यानी वो किसी पार्ट से अपनी बॉडी के दूसरे ट्विन के साथ अटैच्ड होते हैं। ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन सेपरेट भी हो सकते थे, कंजॉइंट भी और पैरासिटिक भी, तीनों केसेस आ जाते हैं ना। तो ये कंजॉइंट वाला केस हो गया। जो कुछ फीटल कॉजेज होते हैं, कुछ मैटरनल कॉजेज होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं जो अगर हो रहे होते हैं। जो मैटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर प्री एक्लेम्पशिया और गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री टर्म लेबर ब्लीडिंग और प्लेसेंटा प्रॉब्लम्स और एनीमिया वगैरह आ जाता है। लेकिन जो फीटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर अर्ली डिलीवरी, प्रीमेच्योर बेबीज़, लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट और इसके अलावा ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम या प्लेसेंटा प्रीवियस सेल बर्थ, और इसके अलावा अबॉर्शन भी हो सकती है, IUGR भी हो सकती है, अर्ली डेथ ऑफ ट्विन भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा हुआ है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज के फेजेस क्या होते हैं। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस होते हैं। डिक्टायोटेड पॉज पूछा हुआ है कि क्या होता है। डिक्टायोटेड पॉज बेसिकली प्रोलॉन्ग रेस्लिंग फेज होता है वो जेनेसिस के अंदर। ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है लेट फीटल लाइफ में और एंड हो रहा होता है जस्ट बिफोर द एलएच सर्ज, जस्ट बिफोर द ओवुलेशन बाय एलएच सर्ज। ठीक है, क्लिनिकल जो इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं वो ये होता है कि हमारे पास ये जो डिक्टायोटेड पॉज होता है ये एक अच्छी अडेप्टशन होती है फॉर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द डैमेज, जो कि जो भी डैमेज है जर्म लाइन DNA के अंदर वो रिमूव हो जाता है। उसको टाइम मिल जाता है कि वो DNA डैमेजेस को रिपेयर कर ले बाय होमोलोगस रिकम्बिनेशन पेयर। उसके बाद प्री मेच्योर बेबीज़ डिफाइन करने हैं। वो बेबीज़ होते हैं जो कि मोर देन 3 वीक्स बिफोर देयर एस्टिमेटेड ड्यू डेट जिनकी बर्थ हो जाती है। उनकी 2 टाइप्स बतानी है। 2 टाइप्स होती हैं प्री मेच्योर बेबीज़ की। एक होते हैं जो कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होते हैं और दूसरे होते हैं जो कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से प्री मेच्योरली बॉर्न हो रहे होते हैं। 6 कॉजेज़ बताने हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के। जो IUGR के कॉजेज़ होते हैं उसमें प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, प्री एक्लिम्सिया और मल्टीपल जेस्टेशंस, इन्फेक्शस डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर एनामलीज और मैटरनल न्यूट्रिशन सही नहीं है या ड्रग्स या सिगरेट्स वगैरह है, फीटल और मैटरनल हार्मोन्स, और इसके अलावा डिफरेंट सिंड्रोम्स वगैरह आ जाते हैं। मोरूला क्या होता है और वट इज़ हाउ इज़ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म। मोरूला हम कह रहे होते हैं डे 4 पर और ब्लास्टोसिस्ट डे 5 पर बन रहा होता है। मोरूला 16 सेल स्टेज होती है। जब माइटोटिक डिवीजन होती हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज होता है और मेलबरी जैसी शेप बन जाती है सेल्स की, तो उस स्टेज को हम मरूला कह रहे होते हैं। मरूला से बनना होता है ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, इससे हम साथ ही डायग्राम भी बना देंगे। बाहर जो ना पेलिसडा बनाएंगे उसके अंदर हम बनाएंगे प्राइमोर्डिया ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर इनर सेल मैस, फिर उसके बाद शो करा देंगे कि फ्लूइड बन गया, इनर सेल मैस ये है और ट्रोफोब्लास्ट ये है। बाहर पर यहाँ ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे तो इनर सेल मैस को इस तरह प्रोट्रूजन के तौर पर बना देंगे। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले मरूला जब यूट्रस के अंदर एंटर होता है तो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी अपेयर हो जाती है। कैविटी जो होता है अब उसके अंदर फ्लूइड जो है वो मोशन के अंदर आ जाता है बेसिकली, और ब्लास्टोमेयर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आउटर और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर पार्ट को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जो आउटर पार्ट होता है ट्रोफोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं, वो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है प्लेसेंटा का, और वो वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बना रहा होता है। जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो एम्ब्रियो बना रहा होता है और वो फिर ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा होता है जैसे ये प्रोजेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये ज़ूना पेलिसडा की जब शेडिंग होती है तो उसके बाद रैपिड इंक्रीज इन साइज़ होता है। जो यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं वो सबको नरिश कर रहे होते हैं और हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट और स्फिंक्टोट्रोफोब्लास्ट बन जाते हैं। 6 डे पर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू को इन्वेड वो कर लेते हैं और सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन हो जाती है कॉम्पैक्ट लेयर में।
सिंक्रोट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड करता है टू द एम्ब्रियोनिक पोल और 7 डे में हमारे पास हाइपोब्लास्ट अपेयर हो जाते हैं बाय द डीलेमिनेशन ऑफ द ब्लास्टोमेर। उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द फीचर्स ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस डिस्कस कर लिए। कॉजेज किस तरह, मतलब फॉर्मेशन क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन रहे होते हैं। फीचर्स की बात करें तो एक oocyte फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट बन रहा होता है इसके केस में। सेम सेक्स जो होता है वो होता है इसके केस में, और ब्लड टाइप भी सेम होती है और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं इन द फिजिकल अपीयरेंस। और यूजुअली जो होती है ये ब्लास्टोसिस स्टेज में बन रहे होते हैं, यानी स्प्लिटिंग हो रही होती है ब्लास्टोसिस स्टेज में हो रही होती है। और इसके अलावा तमाम पॉपुलेशन के अंदर इनके जो रेशियो है वो सेम होती है। ऐसा ही कोई बात नहीं है कि रेस के चेंज होने से इनका चांस अगर चेंज हो जाएगा, कि फैमिलीज़ के अंदर रिपीट नहीं होते और मदर की एज के साथ भी इनका जो चांस इंक्रीज़ होता है तो अगर वो इतना ज़्यादा नहीं होता। डिफाइन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, कंप्लीट मतलब कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं कि तब से स्टार्ट हो जाता है जब स्पर्म और oocyte आपस में कांटेक्ट में आते हैं और एंड होता है बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट और एम्ब्रियो फर्दर बन रहे होते हैं। फेजेस जो आते हैं इसके, और इसको एम्प्यूला के अंदर हो रही होती है और इसको 24 आवर्स लग रहे होते हैं। जो इसके फेजेस आ जाते हैं उसमें सबसे पहला फेज आता है कि पैसेज ऑफ स्पर्म हो रही होती है फ्रॉम द क्रोना रेडिएटा। क्रोना रेडिएटा से स्पर्म गुजर रहा होता है। जब ये स्पर्म गुजर रहा है तो वहाँ पर ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स वगैरह से हेल्प करें। उसके बाद ये पेनिट्रेट करता है जूना पेलिसडा के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास जूना पेलिसडा की लाइसिस होती है, जूना रिएक्शन होता है, फ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन की oocyte और स्पर्म की, जिसमें हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म है वो पीछे ही रह जाती हैं। सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, यानी मेच्योर oocyte फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। oocyte जो होता है वो 2 हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियाई के साथ जब प्रेजेंट होता है तो हम उसे oocyte कहते हैं। प्रो न्यूक्लियाई जो होता है वो सिंगल डिप्लॉयड एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर फ्यूज़ करता है और इस तरह जो होता है oocyte जाइगोट बन जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं वो ये होता है कि मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में रिस्टोर हो गया और वेरिएशन आने लगी ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर और सेक्स इसका सेलेक्ट हो गया। और इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगी oocyte की और क्लीवेज जो है जाइगोट की वो स्टार्ट होगी। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि गेमेट इंट्राफ्लूक्रिन ट्रांसफ़र क्या होता है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन हम करते हैं स्पर्म और oocyte का एम्पेला के अंदर, यानी स्पर्म को हम खुद जो है वो एम्पेला के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो है फिम्ब्रे से जो निकल के आना है ना, ओवरी से निकल के oocyte ने, वो भी नेचुरली नहीं हो रहा होगा। oocyte को भी हम एम्पेला के अंदर प्लेस करते हैं इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम एम्पेला के अंदर ही करा रहे होते हैं, बस हम प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी हम पहले सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं फीमेल की और फिर हम वहाँ से oocyte रिट्राइव करते हैं, फिर हम स्पर्म कलेक्शन करते हैं, लेप्रोस्कोपिक प्लेसमेंट करते हैं द फीमेल, और फर्टिलाइजेशन एम्पियोला में भी ही होती है। और उसके बाद जो सारे प्रोसेस होता है वो फिर नेचुरल तरीके से ही हो रहा होता है। उसके बाद ट्राइसोमीज जो डिफरेंट होती हैं वो 21, 18 और 13 होती है। डाउन एडवर्टर बटाओ सिंड्रोम यूजुअल कॉज इसका म्योटिक नॉन डिस्टंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम होती है। सबसे कॉमन ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम 21 होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर डाउन सिंड्रोम की देखें तो वो इस तरह करनी है कि हमने ना ऊपर से शुरू करना है। सबसे पहले हेड को क्या हो रहा है, हेड की जो है ब्रेकी से फैली हो रही है। ठीक है, ये वो फॉन्टेनल के क्लोयर में हमने पढ़ा था। उसके बाद मेंटल डेफिशिएंसी अगर हो रही है, ब्रेन आ जाती है। उसके बाद फिर आइज़ आ जाती हैं, आइज़ के साथ अपर स्लैंटिंग ऑफ द आइज़ है, फिर नोज़ आ जाती है, फ्लैट नेज़ल प्रेशर, फिर टंग आ जाती है, प्रोट्रूडिंग टंग है। फिर नीचे आए हम तो हमारे पास हार्ट आ जाता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं। उससे नीचे आए तो हमारे पास स्टमक आ जाता है, उसकी जीआईटी ट्रैक एब्नॉर्मलिटीज़ हैं। उससे नीचे आए तो साइड पे अगर हम वो जो है ना उसी में देखें एनाटॉमिकल पोजीशन में कंसीडर करें पर्सन को, तो उससे नीचे आए तो हमारे पास साइड पे पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, तुम देखते हैं कि ट्रांसवर्स फ्लेक्शन, पामर फ्लेक्शन फ्रीज प्रेजेंट है। डिसीडुआ क्या होता है और उसके रीजनल पार्ट्स, उनका फेट बताना है और 3 फंक्शंस बताने हैं डिसीडुअल सेल्स के। डिसीडुआ बेसिकली हमारे पास फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो कि सेपरेट हो जाती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। फेट और इसके पार्ट्स की बात करें तो डिसीडुआ बिजाइलिस, कैप्सुलरिस और पेराइटालिस, ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं। अगर हो सके तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। हमारे पास बिजाइलिस वाला वो पार्ट होता है जो कि सारा मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा होता है, जो कि उस तरफ होता है। ठीक है, मदर वाली साइड पर होता है। और कैप्सुलरिस वो होता है जो कि कंसेप्टस को के ऊपर एक कवरिंग बना रहा होता है, लाई कर रहा होता है, ओवर लाई कर रहा होता है उसके ऊपर। और पेराइटालिस बाकी जितना पार्ट बचा था पेराइटालिस होता है, और पेराइटालिस ने डिजेनरेट हो जाना होता है। कैप्सुलरिस जो होता है उसने पेरिफेरल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बन जाना होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कि इनके फंक्शंस, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ सिंक्रोट्रोफोब्लास्ट, और हार्मोन प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है कि एक वुमेन है जिसमें दोनों यूट्राइन ट्यूब्स ऑक्लूड हो चुकी हैं, और हमने बताना है कि कौन सी क्लिनिकल टेक्निक ऐसी है जिससे शी कैन स्टिल कंसीव। तो इसमें ट्यूबुलोब्लास्ट आ जाता है कि हम उनकी जो फिलिपियन ट्यूब है वो रिपेयर कर दें।
दूसरी टेक्निक आ जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि हम एग को जो है स्पर्म के साथ बॉडी से बाहर फर्टिलाइज करा के उसे सिर्फ इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर करा लें। जो इन्होंने यहाँ पर गेमेड इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बनता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि ऑक्लूजन जो हुई हुई है यूट्राइन ट्यूब्स की वो किस लेवल पर हुई हुई है, इधर एम्प्यूला नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो एम्प्यूला के अंदर हो रही होती है गिफ्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन। तो हमें नहीं पता कि ऑक्लूजन कहाँ पर हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें गिफ्ट आना चाहिए। थर्ड जो चीज़ हम लिख सकते हैं वो सरोगेट मदर्स, हम सरोगेट मदर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि वी कैन नॉट हेल्प हर टू बिकम प्रेगनेंट। उन्होंने ये पूछा हुआ ना, हेल्प हर टू बिकम प्रेगनेंट, तो ट्यूबुलर ब्लास्ट और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही इसमें आ जाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अगर हम पूरा प्रोसेस देखें किस तरह हो रहा होता है, तो हमने ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ कराई उनकी, ठीक है, काफ़ी ग्रोथ करा ली, मैच्योर oocyte वहाँ से एस्पिरेट कर लिया, फिर उन्हें कल्चर मीडियम में डाला, ऊपर से कैपेसिटेटेड स्पर्म डाल दिए, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी। अब हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन दे के स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस अगर होता है, लेकिन इसके केस में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिस्क कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो रिस्क जो होते हैं इसमें, जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट या बर्थ डिफेक्ट्स और ट्यूमर्स और जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह का रिस्क ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। टॉपिक मल्टीपल प्रेगनेंसी और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी और मिसकैरेज वगैरह के चांसेस भी होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब जाइगोट ट्यूब से गुजर रहा होता है तो कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं वो बताने, और फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो जो ट्यूब से जब वो गुजर रहा होता है तो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें ना अगर हो सके तो हम वो डायग्राम बना सकते हैं कि हम जो पूरा होता है ना साइड पे, यहाँ हम साइड पे फिलिपियन ट्यूब बना दें और दरमियान में यूट्रस बना दें, तो उसमें हम दिखा देंगे कि पहले डे 1 पे जब वो जैसी एंटर हुआ एम्प्यूला से फर्टिलाइजेशन होकर हटी है, तो 2 सेल स्टेज था, 4 सेल स्टेज था, हम बनी हुई है केएलए में। उसके बाद मोरूला स्टेज आ गई और ब्लास्टोसिस स्टेज आ गई। ब्लास्टोसिस में इम्प्लांट होना होता है, ठीक है। तो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेशन हो रही होती है, उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन, उसके बाद जोना रिएक्शन, उसके बाद फ्यूजन होती है मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस की, और उसके बाद जाइगोट बन जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन तक नहीं हमने जाना, बिकॉज वो फिर ट्यूब के अंदर नहीं हो रही होती। उन्होंने हमसे पूछा कि जब ट्यूब के अंदर वो ट्रैवल कर रहा होता है तब कौन से इवेंट हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कोर्डोमा से एक पेशेंट सफ़र कर रहा है, राइट द फॉर्मेशन फंक्शन एंड फेट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच दिस ट्यूमर हैज़ ओरिजिनेटेड। तो कोर्डोमा जो होता है वो बेसिकली नोटोकॉर्डल टिश्यू के रेमनेंट्स से बन रहा होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड हम बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डल प्रोसेस जो होता है वो इलॉन्गेशन से बनता है प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स की। प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट जगह माइग्रेट करते हैं। कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं क्रेनिली और वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनाते हैं। नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर फिर वो ल्यूमन आ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जब इसके अंदर ल्यूमन प्रोड्यूस हो जाता है उसे हम नोटोकॉर्डल केनाल कहते हैं। नोटोकॉर्डल केनाल जो होता है वहाँ से फिर हम कह देंगे कि ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बन रही होती है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के साथ कंटिन्यूस हो जाते हैं, कुछ सेल्स कार्डियोजेनिक मीजोडर्म बना देते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो कॉर्डल मेम्ब्रेन बना देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास नोटोकॉर्डल केनाल बनी है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस का जो फ्लोर होता है वो अंडरलाइन मीजोडर्म के साथ फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़ करके वो जो लेयर है वो डिजेनरेट हो जाती है, उसका फ्लोर ओपन हो जाता है, न्यूरोएंटेरिक केनाल बन जाती है, और जो रिमेन्स होते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस के वो नोटोकॉर्डल प्लेट बना देते हैं। नोटोकॉर्डल प्लेट जो है वो उसकी इनफोल्डिंग होती है, तो उससे नोटोकॉर्ड बन जाती है। और नोटोकॉर्ड जो होती है वो स्पैन कर रही होती है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से प्रिमिटिव नोड तक, और वो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा जब बन जाती है तो डिजेनरेट हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस प्रोसेस की फॉर्म में वो स्टिल परसिस्ट कर रही होती है। बस के फंक्शन आ जाते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस जो होती है वो डिफाइन कर देती है, रिजिडिटी दे रही होती है एम्ब्रियो को, और प्राइमरी इंड्यूसर होती है इन द अर्ली एम्ब्रियो जो कि सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही होती है फर्दर चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए, जैसे एक्सेल मसल की डेवलपमेंट होगी, एक्सेल मस्कुलर स्केलेटन की डेवलपमेंट होगी, या फिर सीएनएस की डेवलपमेंट होगी, और इसके अलावा इंटरवर्टेब्रल डिस्क के डेवलपमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। फिर इसका भी वर्टिब्रा वाली बात बता देनी है, न्यूक्लियस प्रोसेस वाली बात। अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा है, और उसके एज अ रिजल्ट उन्होंने हमसे जो बातें पूछी हुई उन्होंने मोनोजाइगोटिक ट्विंस का पूछा हुआ है, मतलब ट्विंस पूछा हुआ है, और उनकी टाइप्स बताई हुई और कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं। ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद 28 डे पर उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से एक्सटर्नल फीचर्स नज़र आएंगे। इसके अंदर हम कहेंगे कि सी शेप्ड कर्व हमें दिखती है एम्ब्रियो की, कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज हो चुका होता है, अपर लिम्स होते हैं फ्लिपर लाइक होते हैं, 4 पेयर ऑफ न्यूरल आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, और लोअर लिम्ब बर्ड्स अपेयर हो चुकी होती हैं, ऑर्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, लेंस ब्लैक और डिस्टिंक्ट होते हैं, और टेल लाइक कॉर्डल एमिनेस प्रेजेंट होती है। डिफरेंट जो क्लिनिकल टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ फीटस, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी आ जाती है, डायग्नोसिस एम्ब्रियोसिंथेसिस, अल्फा फ्यूटोप्रोटीन एसे, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग, सेल कल्चर्स और क्रोमोसोम एनालिसिस, और फीटोस्कोपी या एमआरआई वगैरह। रूटीन में हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि मेजर टूल होता है फॉर द प्री नेटल डायग्नोसिस इन द अर्ली प्रेगनेंसी, यानी एज अर्ली एज द 11 to 14 वीक
हम उसे देख रहे होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ईज़ी अवेलेबिलिटी होती है, लो कॉस्ट पे हमें मिल जाता है, रेडिएशन वाले हैज़र्ड्स नहीं होते, साइज़ जो होता है प्लेसेंटा का, फीटस का, वो पता लग जाता है, कोई इसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स है तो उसका पता लग जाता है, या प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ या प्रेजेंट किस डायरेक्शन में पोजीशन में कर रहा है बेबी उसका पता लग जाता है, और एक्यूरेट हमें इससे मेजरमेंट्स पता लग रही होती हैं। इसके अलावा बायोप्सी के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज़ कर रहे होते हैं, और कंजेनिटल एनॉमलीज़ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी हमें अल्ट्रासोनोग्राफी बता रही होती है। क्वेश्चन नंबर 17, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की किस तरह बनती है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म और कार्डियोजेनिक मेसोडर्म होती है उसके अंदर आइसोलेटेड सिलोमिक स्पेसेस बनती है, उनकी कोएलेसेंस से हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन जाती है, जो कि लेटरल मेसोडर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, सिमेटिक और पैराइटल लेयर, और दूसरी लेयर होती है स्प्लैंकनिंग और वेस्ट्रल लेयर। ये जो होती है इसकी डेरिवेटिव्स की बात करें तो 3 कैविटीज़ इससे बन रही होती हैं, पेरिकार्डियल, प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी। बेसिकली जो 2 हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स बन रही होती हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल पेरिटोनियल कैविटी के साथ 2 पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स भी बन रही होती हैं। साथ उन्होंने पूछा है नोटोकॉर्ड से रेमनेंट्स अगर बच जाएँ तो फिर कौन सा ट्यूमर होता है, तो नोटोकॉर्ड की वजह से कोर्डोमास होते हैं, लेकिन प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से सेक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा होता है। फिर आ जाती है ब्रेस्ट फॉर्मेशन इन द मेल, तो उसमें डायग्नोसिस आ जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और जो इसके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर आ जाएंगे उसमें स्मॉल टेस्टिस हो जाएगा, हाई पेस्ट वॉइस और टॉल विद दिस प्रोपोर्शनली लॉन्ग लोअर लिम्स। इंटेलिजेंस जो होगी वो मतलब कॉग्निटिव डिफिशिएंसी होगी वो इम्पेयर्ड होगी, और हाइलाइनाइजेशन होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, और इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया भी होगा। जो है इम्प्लांटेशन एंड बेडिंग पूछा हुआ है, और साथ एबनॉर्मल साइट पूछी हुई है जहाँ पर होती है इम्प्लांटेशन। एबनॉर्मल साइट्स जो है उनमें इंट्रायूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन साइट्स आ जाती हैं। इंट्रा में सर्वाइकल और कॉर्नियल आ जाती है, और एक्स्ट्रा में ट्यूबल, ओवेरियन और एब्डोमिनल साइट्स आ जाती हैं। ट्यूबल के अंदर एम्पियोला, इस्थेमस इन्फेंटिबुलम और इंटरस्टिशियम वगैरह के अंदर हो सकती है। सुना पहले स्टडी सबसे पहले डीजनरेट करती है, 50 में एंजाइमेटिक लाइसिस होती है, एक्टोसोमल एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टडी हेयर कर देता है 60 में। 70 में ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स बन जाती हैं। 8 में ये होता है कि सिंक्शो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो एरोड करना शुरू कर देती है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को। 9 में ब्लड फिल्ड लेक्यूने बनते हैं। 10 में जो होता है ब्लास्टोसिस्ट सिंक करती है बीनीथ द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, और वहाँ पर जो प्लग होता है वो डिफेक्ट फिल हो जाता है और प्लग क्लोज हो जाता है, लेकिन ये नेटवर्क्स बन जाते हैं 11 और 12 में, वो जो ऊपर हमारे पास एडजेसेंट लेक्यूने बने थे उनकी फ्यूजन से। उसके बाद फिर डी 11 और 12 में ये होता है कि सिंक्शो ट्रोफोब्लास्ट एरोड करते हैं एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स को, और इस तरह एक सर्कुलेशन से डेवलप हो जाती है। हमारे पास 10 तब हमारे पास प्लग क्लोज हुआ था, और अब यहाँ पर हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है वो रिकवर हो रही है, रिपेयर हो रही है वो। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो सिमेट्री दे रहा होता है, बैरियर दे रहा होता है इन्फेक्शन के लिए, नॉर्मल फीटल लंग ग्रोथ करा रहा होता है। एडहेरेंस एम्ब्रियो की जो एमनियन के साथ होती है, एम्ब्रियो फीटस की जो होती है वो नहीं होने दे रहा होता, इंजरीज़ नहीं होने दे रहा होता, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाता है, और इसके अलावा फ्रीली मूव करने देते हैं फीटस को, और होम्योस्टेसिस जो होती है फ्लूइड के और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की उसको मेंटेन कर रहा होता है। जो कॉम्प्लिकेशन होती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की, उसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, फेशियल डिफेक्ट्स और लिम्ब डिफेक्ट्स और अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन के अलावा IUG और वाटर सीक्वेंस और प्री टर्म रप्चर भी हो सकता है। और मदर के अंदर जो होती हैं कॉम्प्लिकेशन उसमें प्रोलॉन्ग लेबर और इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। मोरोला हमने डिस्कस कर लिया क्लीवेज क्या होती है, कि जाइगोट जो होता है यूट्राइन ट्यूब के अंदर जब उसके रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है उनको हम क्लीवेज कहते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि पार्ट्स प्लेसेंटा क्या होते हैं, तो एक फीटल पार्ट होता है, एक मैटरनल पार्ट होता है। फीटल पार्ट को हम कोरियन फ्रंडोसम और विलस कोरियन या बुशी कोरियन कह रहे होते हैं, जो कि मैटरनल पार्ट को डिस्टिडुआ बेजालिस या फंक्शनल लेयर कह रहे होते हैं, क्योंकि डिस्टिडुआ बेजालिस से बन रहा होता है। फीटल पार्ट विलस कोरियन से या कोरियोनिक सैक से बन रहा होता है। मैटरनल पार्ट बेसिकली एंडोमेट्रियम का होता है, एंडोमेट्रियम कंप्राइज करी होती है मैटरनल पार्ट पर, ठीक है। और डिस्टिडुआ बेजालिस से ये फर्दर बन रहा होता है। डिस्टिडुआ बेजालिस बेसिकली डिस्टिडुआ को पार्ट होता है जो कि फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है, ठीक है। अब ये जो है 4th मंथ के अगर हम एंड तक देखें तो सारा जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो उसे रिप्लेस कर चुका होता है। फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा की अगर बात करें तो क्रॉनिक विलाय अराइज होते हैं, क्रॉनिक विलाय अराइज होते हैं कोरियन से, जो कि इंटरवेलर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करे होते हैं, जो कि जिसके अंदर ब्लड होता है। इसके अलावा बात आ जाती है कि जो कोरियोनिक विलाय होते हैं वो डिस्टिडुआ बेजालिस के साथ साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल से अटैच होते हैं, जो कि एंकर कर रही होती है कोरियोनिक सैक और डिस्टिडुआ बेजालिस के अंदर। बेसिकली ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल के साथ अटैच होते हैं, और आर्टरी और वेन भी साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल के अंदर जो गैप्स होते हैं उधर से एंटर होकर तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रही इंटरवेलर स्पेस के अंदर जा रही होती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि व्हाट इज डेसिडुअल सेप्टा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। फीटल सरफेस के फीचर आज कि वो स्मूथ शाइनी होता है बिकॉज इट्स कवर्ड बाय एमनियन, और बाकी एंडोमेट्रियल आर्टरीज और वेन्स उसके अंदर से पास कर रही होती हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसकी जो अटैचमेंट होती है वो एक्सेंट्रिक होती है। प्लेसेंटल सेप्टा या डिसिडुअल सेप्टा की बात करें तो कोरियोनिक विलाय जैसे जैसे इन्वेट करते हैं डिसिडुआ बेजालिस को, तो डिसिडुअल टिश्यू जो होता है वो एरोड होता है और उसके अंदर इंटरवेलर स्पेसेस बनने लग जाती हैं। इस इरोजन की वजह से वेज शेप्ड एरियाज़ बन जाते हैं डिसिडुआ के अंदर, जिन्हें हम प्लेसेंटल सेप्टा या डिसिडुअल सेप्टा कहते हैं। ये कोरियोनिक प्लेट की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं,
ठीक है। और सेप्टा जो होते हैं वो बेसिकली फीटल पार्ट जो होता है प्लेसेंटा को उसको डिवाइड करते हैं इनटू इरेगुलर कन्वेक्स एरियाज जिन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। हर कॉटिलेडन के पास एक या एक से ज़्यादा स्टेम विलाए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रांच विलाए होते हैं और एंड ऑफ द 4th मंथ पे डेसिडुआ बेसिलस जो होता है इट्स ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड बाय द कॉटिलेडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लास्टोसिस्ट, उसका स्ट्रक्चर इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट की अलग से पड़ी हुई है वीडियो, उधर से देख लें। उसके बाद उन्होंने सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट की रीज़न पूछी हुई है। वही रीज़न है कि मिल्क लाइन्स जो हैं वही मेमोरी रीजन हमारे पास एक टेस्ट बनी थी वो इंक्वाइनल रीजन तक बन रही होती है ना, और बाकी फिर डिसअपेयर हो जाती हैं और सिर्फ उस जगह पर रहती हैं जहाँ पर फ्यूचर ब्रेस्ट ने बनना होता है। तो अगर वहाँ से डिसअपेयर ना हो तो वहाँ पर सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा क्रिटिकल पीरियड है इन द लिम्ब डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लिम्ब बर्ड। लिम्ब बर्ड का सोर्स हमें पता लगेगा लिम्ब डेवलपमेंट की वीडियो से। और जो क्रिटिकल पीरियड है 4 से 8 वीक या 24 से 36 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो वीडियोस मैं रेफ़र कर रही हूँ इतनी बड़ी नहीं है, 1-1 2-2 मिनट की वीडियोस है, सिर्फ इसमें टू द पॉइंट की बात बताई हुई है कि लिखना क्या है। हमने इन द एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट चैप्टर से बताया हुआ है। उसके बाद फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फॉर्मेशन जो आ रहा है इसमें किस तरह बन रहा होता है फीटल जीआईटी, स्किन ऑफ द फीटल, रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिन ऑफ द बेबी, ये सारे मिला के बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो एमनियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू भी डिफ्यूज़ हो रहा होता है और एमनियॉन के सेल भी इसको बना रहे होते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियास के कॉजेज़ क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियास के जो कॉजेज़ होते हैं कंजेनिटल एनॉमलीज़ हो सकती हैं, यूनिओवुलर ट्विन्स या इंक्रीज़ प्लेसेंटल मास। और मैटरनल जो होते हैं वो होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा। जो सर्कुलेशन एमनियोटिक फ्लूइड के बाद में देखते हैं और एमनियोसेंटेसिस और उसके इंडिकेशंस, जो इसकी इंडिकेशंस होती हैं वो आ जाता है कि हमें बता रहा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की क्यों हैं, वजह क्या हो सकती है कि मैटरनल एज एडवांस्ड है, प्रीवियस बर्थ थी विद अ ट्राइसोमी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं किसी पेरेंट में, और या वुमेन ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरियर थी, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की कोई हिस्ट्री है फैमिली के अंदर, या फिर कैरियर है इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म का। फीटल सर्कुलेशन मिस कर दी थी हमने। ये फीटल सर्कुलेशन यहाँ से करनी है कि वाटर कंटेंट जो होता है हर 3 घंटे बाद चेंज हो रहा होता है और वो पास कर रहा होता है मैटरनल फ्लूइड के अंदर, मैटरनल का जो मदर का जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर पास कर रहा होता है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज होता है फ्लूइड का ये फीटल ब्लड के साथ हो रहा होता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल सर्कुलेशन ये एक बैलेंस में चल रहे होते हैं, दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम टाइप डेवलप हुआ होता है। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस अपने अंदर स्वेलो यानी एब्जॉर्ब भी से कर रहा होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक से। और फाइनल स्टेजेस की अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो तब ये जो स्वेलोइंग वाला जिससे स्वेलो किया जाता है 400 ml तक होता है पर डे। इसके अलावा फ्लूइड जो होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो जो फीटस है उसकी सर्कुलेशन में होता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्लेसेंटा के क्रॉस फीटस मदर को वापस कर देता है और जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो फीटस अपनी किडनी से यूरिनरी ट्रैक में भेजता है और यूरिन के थ्रू रिमूव कर देता है। फिर आ जाता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इन्वेसिव प्रोसीजर और इसे हम 15 वीक के बाद कर रहे होते हैं। इसमें हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यूटेराइन वॉल से मतलब बाहर से हम नीडल इंसर्ट करते हैं, वो इन लेयर्स को क्रॉस करके जा रही होती है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाती है कोरियन और एमनियन को पेयर्स करके। 14th वीक से हम पहले नहीं कर सकते क्योंकि फ्लूइड बहुत कम होता है और रिस्क होता है उस टाइम पर। इस प्रोसीजर से नॉर्मली ये होता है कि 200 ml होता है ना, तो हम उसमें से 15 to 20 ml निकाल भी लें तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट शायद ये है कि 15 वीक के बाद करना है। ये आ जाते हैं कैरियर ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एमियोसेंटेसिस जो है कॉमन इन्वेसिव मैकेनिज्म है जिससे हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। 15 वीक से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का हम सैंपल लेते हैं। हम जो होता है सैंपल 14 वीक से पहले नहीं लेते क्योंकि फ्लूइड बहुत कम होता है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का जो होता है वैल्यू होती है वो 200 ml होती है और 15 to 20 ml हम आराम से निकाल सकते हैं। और इससे हम पता लग जाता है कि फिर हम उसके स्टडीज़ करके उससे डिफरेंट इंडिकेशन निकाल देते हैं कि इधर बर्ड इफेक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। डिसिडुआ उसके पार्ट्स और डिसिडुअल सेल के फंक्शन ये हो चुका है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल गैमेट्स बिफोर बर्थ, एट बर्थ, बिफोर प्यूबर्टी एंड एट ओव्यूलेशन। और किस एज पर मेल गैमेट्स डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो प्यूबर्टी की एज पर मेल गैमेट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। 13 से 15 एज होती है। बिफोर बर्थ हमारे पास ये हो रहा होता है कि ओगोनियम जो होते हैं उसकी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और उससे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होते हैं जो फॉलिकुलर हम सेल्स कहते हैं वो इसको सराउंड यहाँ पर कर रहे होते हैं और इसे प्राइमोडियल फॉलिकल हम कहते हैं, यानी बर्थ से पहले हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल बन जाता है। उसके बाद बर्थ के बाद ये होता है कि उसके बाद ये सेल अरेस्ट में चला जाता है, ठीक है, टिल बर्थ। बर्थ के बाद वेट किया जाता है प्यूबर्टी का। बर्थ के बाद कोई चेंज नहीं आती, ये बिल्कुल ऐसे ही रह रहा होता है। जब प्यूबर्टी आती है तो फिर फर्स्ट सेल अरेस्ट होता है, वो सेल उससे लिबरेट होता है और सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद पहले वो हुआ था प्रोफेज के अंदर अरेस्ट, अब दोबारा वो अरेस्ट हो जाता है और अब वो मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है टिल फर्टिलाइजेशन।
फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर इसका सेल अरेस्ट खुलता है, लेकिन हर मंथ ओव्यूलेशन हो रही होती है, ओवा रिलीज़ हो रहा होता है और वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte होता है जो कि रिलीज़ हो रहा होता है और ये अपनी डिवीजन कंप्लीट नहीं कर सकता टिल ऐसे जो है स्पर्म अवेलेबल नहीं होता, एग नहीं बनता है तब तक। A middle aged lady gave birth to baby. इसमें फ्यूज फिंगर्स में सिंडिकली होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल वे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द फिंगर्स। तो ये जो कंप्लीट एपल की डेवलपमेंट है, ये अलग से वीडियो है, उधर से देख लें। लोबस्टर क्लॉ डिफॉर्मिटी जो होती है वो क्लॉ उसे हम कह रहे होते हैं क्लेफ्ट हैंड डिफॉर्मिटी, हम लोबस्टर क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी कह रहे होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि नॉर्मल क्लेफ्ट बन जाता है बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ मेटाकार्पल। जो थर्ड मेटाकार्पल फ्रिंजेस होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। थंब और इंडेक्स फिंगर और फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं डिजिट वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कंप्लीट एक लोबस्टर क्लॉ बन जाता है और वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं। मतलब ये वाली दोनों फिंगर्स और ये वाली जो दोनों फिंगर्स हैं इनका आपस में एक लोबस्टर क्लॉ टाइप बन जाता है, ठीक है। और रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी जो होती है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती है और ये हेरिडिटरी होता है। इम्प्लांटेशन के उसके बाद उन्होंने स्टेप्स पूछे हुए हैं, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट पूछी हुई है, ये भी अलग से पड़ी हुई है वीडियो। अच्छा, और साथ उन्होंने एनॉमलीज पूछी हुई मेमोरी ग्लैंड की, डिफरेंट बिटवीन डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी साथ पूछा हुआ है। जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज है मेमोरी ग्लैंड की, उसमें EMST आ जाता है कि ब्रेस्ट ही एब्सेंट हो, एमीलिया आ जाता है, एथीलिया आ जाता है कि निपल एब्सेंट हो, माइक्रोमेस्टी आ जाता है कि स्मॉल ब्रेस्ट हो, और मैक्रोमेस्टी आ जाता है कि लार्ज ब्रेस्ट हो, पोलीमेस्टी आ जाता है कि सुपर न्यूमररी ब्रेस्ट प्रेजेंट है, और पोलीथीरिया आ जाता है कि मल्टीपल निपल्स प्रेजेंट है, और गायनेकोमेस्टी आ जाता है कि हमारे पास अगर एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए ब्रेस्ट की मेल्स के अंदर। उसके बाद बाइलेमिनर जर्म डिस्क, पहले वो डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जो फर्टाइनल ट्विंस होते हैं और दूसरे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं मोनोजाइगोटिक होते हैं, ठीक है। सेम फर्टिलाइज एग इनटू टू डिवाइड करता है, और इसमें ये होता है कि दो स्पर्म्स फर्टाइनल ट्विंस के अंदर फर्टिलाइज करे होते हैं। जेनेटिक कोड आइडेंटिकल वालों के नियरली आइडेंटिकल होता है, इनका नहीं होता, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, जैसे ही जिस तरह के डिफरेंसेस हमारे पास उन सिबलिंग्स में आ रहे होते हैं जो कि ट्विंस नहीं है, उस तरह के डिफरेंसेस यहाँ पर आ रहे होते हैं। जेंडर जो होता है इसमें ऑलवेज सेम होता है, लेकिन इसमें यूजली डिफरेंट जेंडर होता है। और लाइकलीहुड इसकी होती है कि जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ का बताया हुआ, ब्लड टाइप जो होती है आइडेंटिकल की सेम होती है, लेकिन फ्रेटर्नल की डिफरेंट हो सकती है। कॉजेज़ आइडेंटिकल के नॉट नोन, लेकिन जो फ्रेटर्नल हैं ये हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होती है कि फैमिली इसके अंदर रन कर रही होती है, और IVF वगैरह फ्रेटर्नल ट्विंस को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं उनकी फॉर्मेशन को। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो दोनों के अंदर डिफरेंट ही होते हैं। अपीयरेंस जो होती है एक्सट्रीमली सिमिलर होती है इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, और इन यूटरो वन सैक में भी हो सकते हैं, और आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं और डिफरेंट सैक में भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती है ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, डिपेंड करता है कि, और जो फ्रेटर्नल होते हैं वो तो सेपरेट सैक्स के अंदर ही इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का रिस्क जो होता है वो मोनोजाइगोटिक के अंदर ज़्यादा होता है, और इनके अंदर ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का रिस्क कम होता है। बाइलेमिनर जर्म डिस्क किस तरह बन रही होती है। बाइलेमिनर जर्म डिस्क हमने इसमें वो बताना है कि जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाले हमने एक क्वेश्चन किया था, वही वाली बात हमें इसमें लिख देनी है। व्हेन एंड हाउ इट्स फॉर्म्ड, तो व्हेन में आ जाता है 8 डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। एम्ब्रियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है बाइलेमिनर जर्म डिस्क में। ट्रोफोब्लास्ट में कौन सी चेंजेस आ रही होती है इन सेकंड वीक, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके 2 लेयर्स बन जाती हैं। एक साइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाता है और एक सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट बन जाता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो इनर लाइनिंग ऑफ द एम्ब्रियो होती है, और जो सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट होती है वो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, जो एरोड कर रही होती है मैटरनल टिश्यू को। मैटरनल कैपिलरीज के करीब ही प्रेजेंट होती है, और प्रिमिटिव यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप करने में सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट का रोल होता है। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोब्लास्ट वगैरह होते हैं वो इनर सर्फेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ अरेंज्ड होते हैं। प्री कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये कर लिया हमने। एनॉमलीज बतानी है उसकी, तो जो मेजर है ना वो कोर्डोमा आ जाती है, और वेरिएशन नंबर ऑफ वर्टिब्रा आ जाती है। उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा है ना, स्कोलियोसिस, क्लिपल फील, स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका ओकल्टा, हेमी वर्टिब्रा, रेकिस किसिस या क्लेफ्ट वर्टिब्रा कॉलम जिसम कह रहे होते हैं। फिर उन्होंने पूछा हुआ डेसिडुअल रिएक्शन क्या होता है, और उसके पार्ट्स प्लेसेंटा और कहाँ से डराइव होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा उनकी डेरिवेशन ने कर ली थी। रेसिडुअल रिएक्शन बेसिकली सेलर और वेस्कुलर चेंजेस होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर हो रही होती हैं एज ए ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। एंडोमेट्रियम थिकर और ज़्यादा वेस्कुलर हो जाते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स फुल ऑफ सेक्रेशन हो जाते हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। इन्हें हम डेसिडुअल सेल्स कहते हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो भी सेक्रेशन से भर जाती हैं, टिश्यूज एडिमेटस हो जाते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट डेसिडुअल रिएक्शन। बी पार्ट है पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा, वो हमने किए हुए हैं। और फिर आ जाता है
व्हाट इज़ द सेफ पीरियड टू परफॉर्म डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस। तो सेफ पीरियड एमनियोसेंटेसिस का पहले भी शायद बात हुई थी 15 to 18 वीक के अंदर। 15 वीक के बाद हम कर सकते हैं ना एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी होती है। लेकिन हम 14 वीक से पहले नहीं कर सकते। 14 वीक के अंदर बहुत कम होती है एमनियोटिक फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन जब हम 15 to 18 वीक में कर रहे होते हैं तो 200 ml होते हैं, जिसके अंदर से हम 15 to 20 ml अगर निकाल भी लें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ आर मायोब्लास्ट ऑर्गेनाइज इन वेंट्रल डिवीजन ऑफ टिपिकल मायोटोम। अगर अर्ली एमनियोसेंटेसिस कर भी ली जाए तो उसकी वजह से मिस कैरेजेस के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं और क्लब फुट जो होता है उसका डेवलप होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर हम मायोब्लास्ट पर आ गए थे। इसमें उन्होंने हमसे जो बात पूछी हुई है दैट इज़ अबाउट द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द टिपिकल मायोटोम और उसके डेरिवेटिव्स। दोनों डिस्कस कर लेते हैं। मायोटोम जो होती है उसमें एक हमारे पास एबैक्सियल होती है डिवीजन इसकी, और एक हाइपैक्सियल डिवीजन होती है जो कि वेंट्रल हाइपैक्सियल डिवीजन होती है, जिसे हम एबैक्सियल डिवीजन भी कह रहे होते हैं। एबैक्सियल को पैराक्सियल डिवीजन भी कह रहे होते हैं। जो वेंट्रल डिवीजन होती है उसकी तरफ जो स्पाइनल नर्व आ रही होती है, स्पाइनल नर्व की डिवीजन वो वेंट्रल प्राइमरी रेमर से आ रहा होता है। अब मायोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट मायोटोम्स से बन रहे होते हैं। सर्वाइकल मायोटोम्स से वेंट्रल हाइपैक्सियल अगर हम उसकी बात करें डिवीजन की तो उधर कौन से मसल्स बन रहे हैं, तो वो बन रहे होते हैं प्री वर्टिब्रल मसल्स और इंफ्राहायोइड मसल्स। थोरेसिक मायोटोम से हमारे पास बन रहे होते हैं बैक मेजर माइनर एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल ट्रांसफर्स एब्डोमिनस स्टेनालिस मसल और रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पेल्विक डायफ्राम के मसल। इसके अलावा अगर अकॉर्डिंग टू गेल हम बात करें तो लेटरल एंड मेंटल फ्लेक्सर मसल और वर्टिब्रल कॉलम बन रहे होते हैं। लंबर मायोटोम से क्वाड्रेटस लंबोरम बन रहा होता है। सेक्रोकॉक्सिडियल से मसल ऑफ द पेल्विक डायफ्राम बन रहे होते हैं। स्ट्राइटेड मसल ऑफ द एनस एंड सेक्स ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। अपर लिम्ब के जो मसल बन रहे होते हैं वो डिस्टल मसल्स ऑफ द डिस्टल लिम्ब मसल बन रहे होते हैं, और तमाम लोअर लिम्ब के मसल जो है वो हाइपैक्सियल डिवीजन से बनते हैं। लेकिन अगर एपैक्सियल डिवीजन की बात करें तो नेक और वर्टिब्रल कॉलम के एक्सटर्नल मसल जो स्केलिन मसल होता है और गिनोहायोइड मसल होता है वो यहाँ से बन रहा होता है। सैक्रल और कॉकेक्स के एक्सटेंसिव मसल्स इधर से बन रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में जाकर डीजनरेट कर जाते हैं। थोरेसिक मायोटोम से जो एपैक्सियल डिवीजन मसल बना रही होती है वो इंटरकोस्टल्स होते हैं। डोर्सल सैक्रोकॉक्सिडियल लिगामेंट बन जाता है। बेसिकली सैक्रल और कॉकेक्स के एक्सटेंसर मसल जो कि इससे बन रहे होते हैं डीजनरेट होकर वो ये लिगामेंट बना देते हैं। इसके अलावा हमारे पास फेरेंजियल लार्ज मायोटोम जो होता है प्रीकॉर्डियल प्लेट से बनता है और वो मेस्टिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन और फीलिंग्स लेनेस वगैरह का मसल बना रहा होता है, जिन्हें फेरेंजियल लार्ज की नर्व एरी होती है इनर्वेशन। ऑक्यूलर मसल्स तीन प्रियोटिक मायोटोम्स बना रहे होते हैं और उससे एक्सटेंसिव मसल ऑफ आई बनते हैं। इधर जो नर्व आ रही होती है वो CN 3, 4 और 6 होती है। मेसेनकाइमल सेल जो होते हैं नियर द प्रीकॉर्डियल प्लेट वो भी एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ आई बना रहे होते हैं। टंग के जो मसल होते हैं वो 4 ऑक्सीपिटल मायोटोम्स होते हैं। पहला डिसअपेयर हो जाता है, बाकी जो है वो टंग के मसल बना देते हैं और इनको जो नर्व्स से आ रही होती है वो हाइपोग्लॉसल नर्व से आ रही होती है। स्क्लेरोटोम का क्वेश्चन आ जाता है। स्क्लेरोटोम कह रही हूँ सोमाइट्स का से क्वेश्चन आ जाता है कि वो किस तरह डेवलप होते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव नोड से नोटोकॉर्ड के अलावा पारेक्सियल मेसोडर्म भी बन रही होती है। प्रिमिटिव नोड के करीब एक सेल पॉपुलेशन होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल कॉलम ऑफ सेल बना देती है, जो कि लेटरल साइड पर इंटरमीडिएट मेसोडर्म से रिलेटेड होती है, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म ही को हम लेटरल मेसोडर्म कहते हैं। लेटरल मेसोडर्म जो होती है उसकी लेटरल साइड पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है जो कि अम्बिलिकल वेसिकल और एमनियन को कवर कर रही होती है। थर्ड वीक के एंड पर हमारे पास पारेक्सियल मेसोडर्म की डिफरेंशिएशन, कंडेंसेशन और डिवीजन होती है, जिससे हमारे पास क्यूबॉइडल बॉडीज या सोमाइट्स बन जाते हैं। ये ब्लॉक्स की फॉर्म में होते हैं और बोथ साइड्स पर होते हैं न्यूरल ट्यूब के, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्रेनियो कॉर्डल सीक्वेंस में हो रही होती है। सबसे पहले ऑक्सीपिटल सोमाइट्स बनते हैं। 26 से 32 डे जो होता है वो सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर 38 से 39 पेयर ऑफ सोमाइट बन चुके होते हैं। एंड फिफ्थ वीक के अंदर 42 से 44 सोमाइट होते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ वीक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें हम सोमाइट से एज ऑफ द एम्ब्रियो भी डिटर्मिन कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डेवलपमेंट जो होगी सोमाइट्स की वो क्या क्या चीज़ बनाती है, यानी डेरिवेटिव्स क्या हैं उसके। तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम इधर से ही कर लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो होते हैं सोमाइट से उसके जो है डोर्सोलेटरल रीजन डेर्मोमायोटोम बनता है, उससे वेंट्रोमेटल रीजन से स्क्लेरोटोम बनता है। स्क्लेरोटोम से कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाते हैं, उससे कार्टिलेज टेंडन और बोन ऑसिफिकेशन हो जाती है। डेर्मोमायोटोम से डर्मोटोम बनता है जो कि डर्मिस और टिश्यूज मायोटोम बनता है मायोजेनिक सेल, मायोब्लास्ट और अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन के स्केलेटल मसल्स। फिर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि कैरियोटाइप और फिनोटिपिक फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। कैरियोटिपिक फीचर्स तो ये हो जाएंगे ना कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, और टिपिकल गैमीट में क्रोमोसोम किस तरह प्रेजेंट होते हैं, और अब 21 की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है तो उसका क्या सीन होगा। और डाउन सिंड्रोम के दूसरे फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अपर लिम्ब की डेवलपमेंट पूछी हुई है और कंजेनिटल एनॉमली पूछी हुई है इन द केस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिम्ब। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिम्ब जो होती है वो ईमेलिया होता है, और ड्रग रिस्पॉन्सिबल थैलिडोमाइड ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है। लिम्ब की डेवलपमेंट की अलग से वीडियो पड़ी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि 2 ट्विन्स थे, ठीक है, और ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, और पूछा हुआ है कि गिव द कॉज ऑफ दिस कंडीशन। कॉज इसका ये होता है कि शंटिंग ऑफ ब्लड आर्टीरियो वीनस शंट एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक फीटस से उसका आर्टीरियल ब्लड दूसरे फीटस की
वीनस सर्कुलेशन के अंदर जा रहा होता है। इस तरह एक डोनर बन जाता है और एक रिसिपिएंट बन जाता है, ठीक है। जो रिसिपिएंट होता है वो उसके अंदर पॉलीसाइथीमिया होता है और जो डोनर होता है उसके अंदर एनीमिया होता है, तो दोनों की डेथ हो जाती है। जो एनीमिया वाला है उसकी डेथ मैं बताती हूँ, वेट। जो थर्ड उन्होंने फीचर पूछे में रिलेटेड टू 2 बेबीज़, तो उसमें हम यही बताएंगे कि एक रिसिपेंट होता है, एक डोनर होता है। कॉज में हमने ये सारी बात बता दी, आर्टीरियल वीनस एनास्टोमोसिस वाली और वीनस सर्कुलेशन वाली, आर्टीरियल वीनस एनास्टोमोसिस और वीनस सर्कुलेशन वाली। उसके बाद व्हाट इज़ द फेट ऑफ सच बेबीज़, फेट में हम बताएंगे कि लीथल केसेस में हमारे पास जो डोनर होता है वो एनीमिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से रिसिपेंट की डेथ हो जाती है। उसके बाद एलेंटॉइस क्या होता है ये पूछा हुआ, एलेंटॉइस फीटल मेम्ब्रेन होती है जो कि 3rd वीक के अंदर होती है और ये किस तरह अपेयर हो रही होती है वो बता देना है। इसके और साथ इसकी उन्होंने इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। हमारे पास जो कॉर्डल वॉल ऑफ अम्बिलिकल वेसल होती है उसकी आउट पाउचिंग की वजह से एलेंटॉइस अपेयर हो रही होती है और ये एक्सटेंड कर रही होती है इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक। सेकेंड मंथ के दौरान जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पॉइंट जो होता है एलेंटॉइस का वो डिजनरेट कर जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसमें ये आ जाता है कि ब्लड सेल फॉर्मेशन कर रही होती है, ब्लड वेसल पजेस्ट कर रही होती हैं इसकी, वो एज अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल आर्टरीज कर रही होती हैं। और ये जो होती है यूरेकस बेसिकली प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एलेंटॉइक डाइवर्टिकुलम होता है जो कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना रहा होता है फर्दर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू अम्बिलिकस फ्यूचर में, ये कर रहा होता है। क्रॉस ओवर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और कॉमन कॉज ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर। तो कॉमन जो कॉज होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर का वो नॉन डिसजंक्शन होता है कि क्रोमोसोमल जो जब मेटाफेज था और उसके बाद एनाफेज है और वो जो अलग होने थे क्रोमोसोम्स ने वो सही से नहीं, वो नॉन डिसजंक्शन हो गई है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि गिव द क्रॉस ओवर के रिजल्ट्स पूछा हुआ था। अच्छा, क्रॉस ओवर के रिजल्ट में हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है क्रोमोसोम की। और दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास ईच जो बनता है वो 1n होता है तो दोबारा डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त। एग्जाम्पल पूछे हुए क्लिनिकल सिंड्रोम की इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ इट कैन बी डिटेक्टेड प्री नेटली। डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल आ जाएगी। और प्री नेटल डिटेक्शन में हमारे पास कुछ इन्वेसिव मेथड्स होते हैं और कुछ नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में एमनियोसेंटेसिस, कॉन्ड्रोसेंटेसिस, क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग और नॉन इन्वेसिव अल्ट्रासाउंड और डोपलर स्कैनिंग वगैरह कर लेते हैं। दोबारा क्वेश्चन इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम वाला रिपीट हुआ है। यंग प्रेग्नेंट फीमेल, इसमें फिर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट नहीं है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट जो है उसकी अलग से वीडियो पड़ी हुई है। और एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द पोलीमेस्टिया के अंदर वही क्रेस्ट वाली बात आनी है। नोटोकॉइड वाली बात भी हमने कर लिया, उसका फेट फॉर्मेशन और उसके फंक्शंस वाली, ये सारे रिपीट हुए हैं। बोलिए हाइड्रोमनियोस। और उसके बाद फिर के उसके बाद आ जाता है यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बात है कि वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल फॉर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स उन्होंने पूछी हुई हैं। डिसएडवांटेजेस इस प्रोसीजर के वो हम कर चुके हैं और 2 रीज़न फॉर द मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, गिफ्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी और मैं बताती हूँ, वेट पहले हम कर लें कि रिस्क भी हम कर चुके हैं। रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी जो मेल के अंदर रीजंस होती हैं उसमें डिफरेंट आ जाती हैं कि एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन है, या हमारे पास स्पर्म काउंट ही लो है, या स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है, या कोई मेडिकेशन या ड्रग की वजह से ये हो रहा है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट ये कर रहा है काम, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। और इसके अलावा अगर जीनोम ही ऑल्टर्ड है तब भी ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर जेनिटल डक्ट जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है जैसे कि डक्टस डेफरेंस। और जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है उसके अंदर हार्मोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स कम हों तो एनोबिलिटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। पीसीओएस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, प्री मैच्योर जो है मेनोपॉज, स्कायर्ड ओवरीज और इस तरह की चीज़ें, एब्डोमिनल डिजीज वगैरह जो है ना। असिस्टेड टेक्निक्स में हमने आईवीएफ तो कर ली है, और ये क्राइजो प्रिजर्वेशन में हम ये कह देंगे कि हम अब जो है आईवीएफ का ही होता है, बस हम ये है कि नाइट्रोजन देके तो लिक्विड नाइट्रोजन में से फ्रीज़ कर लेते हैं और बाद में उसे मेल्ट करके यूज़ कर लेते हैं। स्पर्म क्राइजो प्रिजर्वेशन भी होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ICSI, इसके अंदर स्वेयर मेल इनफर्टिलिटी के अंदर हम ये कर रहे होते हैं, और उनके अंदर करते हैं जिनके अंदर आईवीएफ फेल हो चुकी होती है। जो गिफ्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉरोगेट मदर्स के अंदर हिस्टेक्टमी की जो विक्टिम्स होती हैं फीमेल्स, उनके लिए सॉरोगेट मदर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी और फीमेल की यूटेरस के अंदर कंसीव करा के तो उधर वही डिलीवर करती है उसको। उसके अलावा एक होती है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम ZIFT कहते हैं। ये भी उन के लिए होता है जिन केस में स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ZIFT और GIFT इन दोनों के लिए हमें चाहिए होती हैं पेटेंट यूट्राइन ट्यूब्स, के यूट्राइन ट्यूब्स को कोई फ्लॉ ना आया हो। फर्टिलाइज्ड oocyte इसके अंदर एम्पुलरी रीजन में रखते हैं, और इसके अंदर भी एम्पुला में रखते हैं, यानी जहाँ पर आया होगा कि ट्यूब्स जो है उनके क्लियर नहीं हुए तो वहाँ पर हम ये टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल।